नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO ने एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर काम तेज कर दिया है जो युद्ध भूमि में भारतीय सेना की मारक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। चर्चा है कि एक लेजर होमिंग ATGM की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जो टैंकों को 20 किलोमीटर से अधिक दूर से सटीकता से नष्ट कर देगी। DRDO ने हाल ही में नाग मार्क 2 जैसी मिसाइल सफलतापूर्वक परखी है, जिनकी रेंज करीब 10 किलोमीटर है। अब वैज्ञानिक उसे सफलता को आगे बढ़ाते हुए रेंज दोगुनी करने पर काम कर रहे हैं। नई मिसाइल मौजूदा स्टैंड ऑफ एंटी टैंक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी और हेलिना जैसी हेलीकॉप्टर लॉन्च सिस्टम के अपग्रेड के तौर पर विकसित की जा रही है। इस नई मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है लेजर होमिंग क्षमता। इसका मतलब ये है कि अब सीधे दृश्य रेखा पर बने रहने की जरूरत नहीं रहेगी। लक्षित क्षेत्र पर दिए गए लेजर संकेत को मिसाइल फॉलो कर सीधे टैंक पर धावा बोल देगी। इससे फायरिंग टीम को दुश्मन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सुरक्षित दूरी से ही हमला कर सकेंगे। युद्ध के दौरान अक्सर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की जाती है ताकि GPS आधारित सिस्टम निष्क्रिय हो। DRDO की ये मिसाइल GPS पर निर्भर नहीं है, इसीलिए जैमिंग के दौरान भी ये विश्वसनीय रहेगी। इस फील्ड में इसे अधिक भरोसेमंद माना जा रहा है। तकनीकी आंकड़ों के मुताबिक जमीन से लॉन्च होने पर यह मिसाइल 20 से 25 किलोमीटर तक के दूर टैंकों को भी निशाना बना सकती है। वहीं अगर इसे हेलीकॉप्टर से फायर किया जाए तो इसकी प्रभावी रेंज 30 किलोमीटर से भी अधिक पहुंच सकती है, जो लड़ाकू ऑपरेशंस में एक बड़ा फायदा है। मिसाइल्स में आधुनिक फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप सिस्टम भी लगाया जाएगा, जो उड़ान के दौरान लगातार मार्ग में जरूरी सुधार करता रहेगा। इसका नतीजा टारगेट पर और अधिक सटीक हिट। किसी भी सीमा या युद्ध की स्थिति में ये मिसाइल भारतीय सेना को एक सुरक्षित स्टैंड ऑफ क्षमता देगी, जिसमें सैनिक और बख्तरबंद वाहन दुश्मन के बाहरी हमलों की पहुंच से दूर रहकर भी निर्णायक कार्रवाई कर सकेंगे। खासकर सीमाई क्षेत्रों में ये अभियान शक्ति को बढ़ाएगी। नाग मार्क 2 की सफलता से प्रेरित ये नई लेजर होमिंग ATGM भारत की स्वदेशी मारक प्रणाली को और सशक्त बनाएगी। DRDO के वैज्ञानिकों का मानना है, जैसे ही ये सिस्टम सेना के बेड़े में शामिल होगा, देश की फ्रंट लाइन क्षमता में बड़ा बदलाव आएगा और विरोधी ताकतों को सीमाओं के पास जोखिम उठाने से पहले सोचना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जब जब बात देश की रक्षा की होती है, जब जब बात इस बात की होती है कि भविष्य के रणनीतिक सामरिक तरीके बदल रहे हैं तेजी के साथ, तो उसके साथ बदलना जरूरत होती है और बदलने के लिए आवश्यक ज्ञान मिलता वहीं से है जो भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, क्योंकि उनकी सोच पुराने अनुभव के साथ भविष्य को अपने नजदीक समेटे हुए होती है। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल रिटायर्ड TP त्यागी मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले मेजर जनरल सुधाकर जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आप दोनों ने समय निकाला उस चर्चा के लिए जिस बारे में कम से कम अधिकतर लोगों का ज्ञान शून्य होता है, यानी टैंक से जुड़ी हुई खासियतें, टैंक आर्मर्ड व्हीकल से जुड़ी हुई खासियतें। अगर मैं इस लेजर गाइडेड मिसाइल की बात कर रहा हूं जो टैंक पे लगाई जा रही है या जो हम हासिल करने वाले हैं, इससे पहले हमारे पास हेलिना रही है, नाग रही है, MP ATGM रही है, ये किस लिहाज से अलग है और वॉर की सिचुएशन में कितनी जल्दी मैदान में खाका बदलने की ताकत रखती है? मेजर जनरल सुधाकर जी। राजीव, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब कर्नल त्यागी साहब को ये बधाई देता हूं। उनकी बात सुनने में बहुत कुछ सीखने में मेरे को मौका मिलता है।
जहाँ तक आपकी सवाल है, मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान एक ये गोल्डन माइलस्टोन, एक सुनहरा एक माइलस्टोन अख्तियार किया है। ये जो हथियार निकाले हैं लेजर गाइडेड मिसाइल, लेकिन 21st सेंचुरी में विज्ञान इतना तेजी से बदलते रहता है, टेक्नोलॉजी इतने तेजी से बदलते रहता है कि आप कोई एक इक्विपमेंट निकालने से पहले उसके काउंटर मेजर शुरू हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान ने ऐसा एक हथियार निकाला है जो मेरे विचार के मुताबिक आज के दिन में विश्व में किसी ने इसके बारे में ना रिसर्च किया है, ना डेवलप किए हैं, ना कोई काउंटर मेजर हो सकता। लेकिन एक बुनियादी चीज है, एक बुनियादी चीज है जिसके ऊपर दुश्मन उसको काउंटर कर सकता है। वो है बुनियादी चीज क्या? जीपीएस। सुनने में मिला, ओपन सोर्स से पढ़ने में मिल रहा है कि जीपीएस को इसको डिसफंक्शनल नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी काउंटर मेजर कुछ निकाल देता है दुश्मन, तो शायद ये इक्विपमेंट ना के बराबर हो जाएगा। आज के दिन में नहीं है। नंबर 2 हाईलाइट इस इक्विपमेंट का है, ये करीब करीब आप मान के चलिए, ये एक बियॉन्ड विजुअलेंस का जो बातचीत हम करते हैं जब एयर अटैक होता है एयरक्राफ्ट एरियल प्लेटफॉर्म से, ये उस किस्म की एक ये वेपन सिस्टम है बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसको आप अपने नंगी आंख से नहीं देख सकते हो। उस टारगेट को ध्वंस करने की काबिलियत आपके पास है, वो भी 20-25 किलोमीटर दूरी। और हेलीकॉप्टर से अगर फायर करेंगे, ये अभी जो ओपन सोर्स से डाटा मिल रहा है वो 30 किलोमीटर तक वो दूर एंगेज कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि हिंदुस्तान का जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, चाहे हम माने या ना माने, ये तो जरूर उसको अपनाएंगे, दुश्मन को सरप्राइज करेंगे, डिसेप्शन भी करेंगे। साथ ही ये एक काबिलियत जो है, दुश्मन का टैंक को वो आगे आने से हम रोक पाएंगे, वो पीछे से और पीछे की तरफ हटते जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अहम एक काबिलियत देगा हमारा फौज को। दुश्मन का जो टैंक होंगे अभी वो आगे ना आके, ये एक ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म होता है, वो पीछे की तरफ धकलते जाएंगे बिना कोई हमारा टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हुए। सिर्फ इतना ही खबर देना बहुत जरूरी है कि ये हथियार 20 से 25 किलोमीटर दूरी से लेजर गाइडेड टेक्निक के जरिए से दुश्मन का टैंक को बर्बाद कर सकता है। बैक टू यू राजीव। वाकई सर, मुझे अरुण खेत्रपाल की याद आ गई। आपने जैसे टैंक को लेकर और इस वेपन को लेकर जो एक्सप्लेन किया, अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र, उनकी मुझे याद आ गई इस वक्त। लेकिन कर्नल टीपीएस त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी, लेज़र गाइडेड हम ड्रोन्स की बातें करने लगे हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की बातें करने लगे हैं। क्या ये उसी सीरीज में है, ये जो हम टैंक के जरिए लेज़र गाइडेड मिसाइल की बात कर रहे हैं? और इसमें क्या सबसे बड़ा फैक्टर फायर एंड फॉरगेट का है कि हमने निशाना लगाया एंड हम मूव कर गए? नहीं, फायर एंड फॉरगेट का नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो इसके नाम से ही लीजिए, लेजर होमिंग। लेजर होमिंग का मतलब यह है कि टर्मिनल फेज में, यानी कि जब लॉन्च की जाती है उसके बाद में जब अटैक करते हैं, तो अटैक करते टाइम टर्मिनल फेज में टारगेट की लोकेशन को लेजर सीकर से ट्रेस करते हैं। और लेजर का मतलब ही एक्यूरेसी है। इसका मतलब क्या हुआ? 100% एक्यूरेसी। ये सबसे पहला पॉइंट है लेजर होमिंग का, और ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में सभी के अंदर होता है। अब दूसरी बात, इसका जो रेंज है, पहली बात तो ये कि इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो केवल अर्जुन मेन बैटल टैंक जो हमारा है वो नहीं है, वो तो है ही है। उसके साथ साथ इसको जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसको हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। जब हमने नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई थी तो उसका रेंज 10 किलोमीटर था। उस 10 किलोमीटर रेंज का मतलब ये कि हम टैंक को तब तबाह कर सकते थे जब हमने टैंक को देख लिया है, यानी कि जब हम टैंक की फायरिंग रेंज में आ गए हैं। अब उस नाग मार्क 2 की सफलता से उत्साहित होकर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने 20 किलोमीटर के लिए इसे बनाया। और 20 किलोमीटर का मतलब ये कि इसमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी डेवलप कर दी।
स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब कि हम अपनी जगह से रह के ही दुश्मन के टैंक को अपनी सीमा में रह के ही ध्वस्त कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया बियॉन्ड द विजुअल रेंज, यानी कि हमने उसे देखा नहीं है, हम टैंक की फायरिंग रेंज में नहीं आए हैं और हमने टैंक को ध्वस्त कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड बियॉन्ड द विजुअल रेंज और द स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। अब आप जो सर ने बताया यही है कि आजकल बैटलफील्ड में अक्सर जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को जैम कर दिया जाता है। जी। अगर वो जैम हो जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिनेरियो। अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिनेरियो में भी ये इफेक्टिव है। ये एक इसकी एक तीसरी क्वालिटी हो गई। और फिर एक इसकी चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये कि जो इसका वार हेड है, इसका जो वार हेड है वो एंटी टैंक ही वार हेड है। यानी कि वो वार हेड उन टैंकों को भी ध्वस्त कर सकता है जिन टैंकों में ईवीआर है। ईवीआर का मतलब होता है एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, यानी कि ईआरवी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। तो ये टैंकों का एक प्रोटेक्शन होता है। हम उस टैंकों के इस ईवीआर प्रोटेक्शन को भी ERA प्रोटेक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, उसको भी ये ध्वस्त कर सकती है। तो यानी कि एक किस्म से 100% फूल प्रूफ हो गया कि हम दुश्मन के टैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब एक बात और, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब उस समय हमने एयर डिफेंस सिस्टम का एक ऐसा इंटीग्रेशन किया कि लेह से लेके और सन क्रीक तक कोई एरियल टारगेट दुश्मन का हमारे उस एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया। उसमें तरह तरह के हमारे काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, चाहे S-400 हो या उससे नीचे लेके एंटी एयरक्राफ्ट गन हो, और आकाश तीर हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था। मगर वो सब एरियल टारगेट्स के लिए था, टैंकों के टारगेट के लिए नहीं था। और यही कारण था कि टैंक से और आर्टिलरी से उस समय हमारे कुछ सिविलियन एरिया में पाकिस्तान हमें कुछ नुकसान पहुंचा पाया। अब हम उस नुकसान को बहुत हद तक कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो डीआरडीओ ने अब बनाया है लेजर होमिंग एंटी गाइडेड मिसाइल सिस्टम, ये प्रिसाइजली भी करेगा और बियॉन्ड द विजुअल रेंज भी करेगा। और इसका वारहेड भी ऐसा है कि जो उन टैंकों को भी ध्वस्त करेगा जिनमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है। यानी कि मैं समझता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी ए बिग चैलेंज टू पाकिस्तान एज वेल एज टू चाइना। इट्स ए complementary compliments to DRDO for producing ये बहुत जल्दी अभी आने वाला है, अभी आया तो नहीं है, लेकिन फॉर डेवलपिंग दिस सिस्टम इसके सारे टेस्ट जो है वो सफल हो चुके हैं और अभी आर्मी में शीघ्र ही इंडक्ट होने वाला है। बैक टू यू सर। कर्नल टीपीएस त्यागी, वाकई आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। इंटरेस्ट वो आपका अनुभव आपके चेहरे पर बताने में वो दिखता है, और इसीलिए मुझे आप लोगों के साथ जुड़कर इसलिए भी अच्छा लगता है कि मैं भी एक स्टूडेंट की तरह आप लोगों से चीज़ों को समझता हूँ। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। बहुत बेहतर तरीके से इसको समय पर तैयार कर लिया गया। ऑप सिंदूर ने जो सबक दिए उससे सुधार लिया गया। लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं पाकिस्तान या वेस्टर्न फ्रंट को, वेस्टर्न सेक्टर को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। मैं अपने LAC के सेक्टर को पूरा अब इस नए मिसाइल, इस हथियार के जरिए, SS आपके जरिए करने की कोशिश करूंगा। LAC में हमने देखा जो हमारे गलवान के बाद जो हमने पोजीशन फिंगर्स के अक्रॉस ली, वहाँ हमने अपने टैंक्स भी पहुँचाए थे। यानी वहाँ पर हम अब जोरावर को पहुँचाकर जो नया टैंक है उसके ज़रिए भी काफ़ी कुछ टेस्ट कर रहे हैं। क्या चाइना कैपेबल है, उसके पास ये ATGM हैं लेज़र गाइडेड, और अगर हैं तो हम अभी इस तैयारी के साथ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि हम LOC को अभी उतनी बड़ी चीज़ नहीं रखेंगे। हम मेन जो हमारा एडवर्सरी है चाइना, जो ऑप सिंदूर में भी सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का, हम उसके हिसाब से कितना तैयार हैं? बहुत बढ़िया, काफी गहरा सवाल आपने पूछा है राजीव। जैसे आप खुद ही जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आप सर्व करके आपका तजुर्बा के आधार पर ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा 2 लाइन अगर आपकी इजाज़त है मैं बता देना चाहता हूँ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
एक सीधी लाइन नहीं खिंचा हुआ है जिसके पहाड़ के उस तरफ चाइना और इस तरफ हिंदुस्तान। पूरा LAC 3488 किलोमीटर जो है, इसको तीन आप डिस्टिंक्ट अलग अलग सेक्टर में बांट सकते हैं। एक है ईस्टर्न सेक्टर, जहां पे सिक्किम से लेके आगे जो जाता है अरुणाचल प्रदेश, टिलवेल वाला जो रोड जंक्शन है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम में म्यांमार, तिब्बत और हिंदुस्तान का ट्राइजप पॉइंट बोलते हैं, वहां तक। ये जो जगह है, ये एक बीच में पहाड़ आता है, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो बाउंड्री जो सीमित किया जाता है, इसी लाइन को आमतौर पे मानते हैं और अभी हम मान ही रहे हैं। तो ये एक लाइन पूरा खींची हुई है। वहां पे आप इन चीजों को, इस किस्म के हथियार को यूज करना बहुत कम मौका मिलेगा, एक्सेप्ट जहां पे आपको लाइन ऑफ साइट क्लियर है पूरा एकदम। फॉर एग्जांपल नाथुला पास में आपको क्लियर लाइन ऑफ फायर आता है। बुमला एक जगह है तवांग सेक्टर में। इस तरफ फिश टेल की तरफ जाएंगे, वहां पे भी एक जगह का नाम है, मैं भूल रहा हूँ, वोलोंग या कुछ है, जहां पे वो कैप्चर किया था 1959। एक फनल जैसे क्लियर लाइन ऑफ साइट आता है जहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ईस्टर्न लद्दाख में अगर आप देखेंगे, ईस्टर्न लद्दाख है काराकोरम से लेकर चोमर 832 किलोमीटर। ये 3-4 स्ट्रेचेस हैं। एक है आपका जो डीबीओ बोलते हैं, दौलत बेग ओल्डी। यस। डीबीओ इलाका में 38 बाई 20 किलोमीटर का एक डायमेंशन का पीस ऑफ लैंड है। ये तिब्बत की तरफ से या ऑटोनोमस रीजन की तरफ से, चाइना की तरफ से, मान लीजिए जिनजियांग प्रोविंस का एक हिस्सा है ये एक्चुअली टुवर्ड्स चाइना इट इज अ ओपन टेबल टॉप प्लाट्यू हो पर इंडिया की तरफ 38 किलोमीटर से अंदर आता है, उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं, लद्दाख रेंज, अलग अलग रेंजेस को हो जाते हैं। तो ये जो आपको फनल लाइक मिलता है, यहाँ पे इस हथियार को आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसी ईस्टर्न लद्दाख में एक सेक्टर है, उसको बोलते हैं इंडस वैली सेक्टर। सिंधु नदी जहां से बह के हिंदुस्तान के अंदर आता है, उस 6 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर, सॉरी 6 से लेके 28 किलोमीटर का चौड़ाई है। ये एक इलाका है, दुश्मन की तरफ, चाइना की तरफ पहाड़ी का रेंज है, हमारे तरफ पहाड़ी का रेंज है। बीच में ये गैप आता है जहां पे आप टैंकों की लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा आपको गिने चुने जगह छोटे छोटे मिलेंगे, मिडिल सेक्टर में नहीं है। सो इसका कहने का मतलब, दूसरी सवाल जो आप पूछे तो बहुत अच्छा, क्या चाइना के पास ये हथियार है? चाइना के पास ये हथियार नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है? तो चाइना 10 कदम आगे जा चुका है। कैसे आगे जा चुका है? आगे इसलिए जा चुका है क्योंकि अभी वो टैंकों के ऊपर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तेमाल कर। मैं खुद अपने आंखों से देखा हुआ है JOC, मैंने रिपोर्ट दिया। ये 2017 की मेरा तजुर्बा है। और जो लास्ट एक पॉइंट में जोड़ना चाहता हूं, कर्नल साहब को बधाई देते हुए, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने व्याख्या किया है। हमारे व्यूअर्स को एक चीज समझना है, एक समय था ये जो लेजर बीम का इतना प्रचलित नहीं होता था। उसका एक टारगेट डेजिग्नेटेड टीम होता था। कोई भी मिलिट्री ऑफेंसिव ऑपरेशन होने से पहले। माफी के साथ सर, आवाज आपकी आनी बंद हो गई है। मैं शायद कोई समस्या है, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल समय भी खत्म है और आपकी आवाज भी कट गई है। कर्नल TPS त्यागी, मेजर जनरल सुधाकर जी, क्षमा के साथ कुछ समस्या है, लेकिन बहुत धन्यवाद आप लोग मेरे साथ जुड़े। इस पर जानकारी में आप लोगों ने जानकारी सामने रखी, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब आ गए महाराष्ट्र से जुड़ी हुई